खौफ पैदा करना बेहतर है या सम्मान पाना? टोनी स्टार्क कहते हैं, मैं कहता हूं, क्या दोनों मांगना कुछ ज्यादा हो जाएगा? आयरन मैन की शुरुआत में टोनी स्टार्क की पूरी फिलॉसफी बस इसी एक सवाल में छुपी थी, और यही सवाल उनके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके पूरे बदलाव की नींव बनता है। तो चलिए आज आयरन मैन की कहानी को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देखेंगे, हम इसे समझेंगे इसके मेन कैरेक्टर टोनी स्टार्क के ट्रांसफॉर्मेशन के नजरिए से, वो भी 5 एक्ट्स में। तो पहला पड़ाव द मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर। ये वो टोनी स्टार्क हैं जिन्हें हम बदलाव से पहले जानते हैं, एक ब्रिलियंट शानदार शख्स पर साथ ही खामियों से भरा हुआ। देखिए, दुनिया के लिए टोनी स्टार्क कौन थे? एक विजनरी, एक जीनियस, एक अमेरिकन पेट्रियट। लेकिन असलियत में वो घमंडी थे, किसी की परवाह नहीं करते थे और किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते थे। याद है सैनिकों और रिपोर्टर्स के साथ उनका बर्ताव, उनकी पब्लिक इमेज और असलियत में भाई जमीन आसमान का फर्क था। और दुनिया उनके काम को कैसे देखती थी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिस्टीन एवरहार्ट का वो सीधा सवाल, अपने दूसरे निकनेम द मर्चेंट ऑफ डेथ के बारे में क्या कहेंगे। और मजे की बात तो ये है कि ये एक ऐसा लेबल था जिसे टोनी उस वक्त बड़ी आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के अपना लेते थे। तो सवाल उठता है, टोनी अपने काम को सही कैसे ठहराते थे? वेल, इसके पीछे थी उनके पिता की फिलॉसफी कि शांति का मतलब है कि आपके पास दूसरे से बड़ा डंडा हो। सोचिए जरा, यही वो सोच थी जो उन्हें विरासत में मिली थी और इसी ने उनकी पूरी जिंदगी को गाइड किया। एक ऐसी सोच जिस पर उन्होंने कभी सवाल ही नहीं उठाया। और फिर सब कुछ बदल जाता है। आता है दूसरा पड़ाव, एक गुफा में मिली कसौटी। यही वो पल है जो उनके बदलाव की चिंगारी बनता है, जब अफगानिस्तान में उन्हें अचानक और बड़ी बेरहमी से किडनैप कर लिया जाता है। और विडंबना देखिए, किस्मत का खेल देखिए, एक बम जिस पर साफ साफ स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा था, वही उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने ही बनाए हथियार से लगभग मारे जाना, ये वो पल था जब उन्हें अपनी पूरी विरासत से, अपनी बनाई हुई दुनिया से सीधे सीधे टकराना पड़ा। उस गुफा में उनका सफर जरा तेजी से देखते हैं। हमला हुआ, कैद हुए, फिर होश आया तो सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा था। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाया और फिर मार्क 1 आर्मर डिजाइन करके वहां से भाग निकले। यहीं पर उनकी जीनियस का मकसद पूरी तरह बदल गया। अब वो हथियार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने का जरिया बन गई थी। और इसी कैद में उनकी मुलाकात होती है यिनसेन से। यिनसेन उनके लिए एक मेंटोर, एक गाइड की तरह थे। उनके शब्दों ने ही स्टार्क को चैलेंज किया, उन्हें अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। और वो आर्क रिएक्टर, जरा उसकी पावर तो देखिए, 3 गीगा जूल्स प्रति सेकंड। और ये कमाल की टेक्नोलॉजी कहां बनी? एक गुफा में कुछ कबाड़ के सामान से। तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, नहीं, ये उनके बदलते हुए मकसद का, उनके नए पर्पस का एक पावरफुल सिंबल थी। और फिर यिनसेन के वो आखिरी शब्द, इसे बर्बाद मत करना, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। ये शब्द टोनी स्टार्क के नए मिशन का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गए। ये वो शब्द थे जो उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। अब आता है तीसरा पड़ाव, घर पर हिसाब किताब। सोचिए, एक बदला हुआ इंसान वापस उस दुनिया में लौटता है जो चाहती है कि वो पहले जैसा ही रहे। और यहीं से एक नए तरह के कॉन्फ्लिक्ट की, नए संघर्षों की शुरुआत होती है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? उनका वो बयान जिसमें उनके नजरिए का पूरा बदलाव साफ झलकता है। वो कहते हैं, मैंने युवा अमेरिकियों को उन्हीं हथियारों से मरते देखा जिन्हें मैंने उनकी रक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए बनाया था। ये एक जबरदस्त कबूलनामा था। और इसके ठीक बाद वो एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसा ऐलान जिसके बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। अभी से मैं स्टार्क इंटरनेशनल के हथियार बनाने वाले डिवीजन को बंद कर रहा हूं। बस इस एक फैसले से उन्होंने ना सिर्फ अपने अतीत को ठुकरा दिया, बल्कि अपनी ही कंपनी को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। और इस फैसले का असर? अरे असर तो तुरंत हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज का स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरा। इससे साफ पता चलता है कि अब उन्हें बाहर से ही नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी के बोर्ड से कितने बड़े प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। तो अब आता है चौथा पड़ाव, एक नई विरासत गढ़ना। अब सिर्फ बातें नहीं थी, अब एक्शन का टाइम था। अब स्टार्क अपनी जीनियस का इस्तेमाल उस नुकसान की भरपाई के लिए करने वाले थे जो उन्होंने खुद ही किया था। और फिर गुलमेरा की घटना होती है। स्टार्क को पता चलता है कि उनके हथियार चोरी छिपे आतंकवादियों को बेचे जा रहे हैं और इनमें वो 10 रिंग्स भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें कैद किया था। बस
यहीं पर उन्हें एक बिल्कुल साफ और पर्सनल मिशन मिल जाता है, अपनी ही फैलाई हुई गंदगी को साफ करना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए वो क्या बनाते हैं? आयरन मैन सूट। जरा इसकी एवोल्यूशन देखिए। मार्क 1 वो तो बस भागने के लिए एक जुगाड़ था, मार्क 2 फ्लाइट और सिस्टम्स टेस्टिंग के लिए था, लेकिन मार्क 3 वो बना अच्छाई के लिए एक परफेक्ट हथियार। ये आर्मर, ये उनके नए मकसद का जीता जागता सबूत था। पेपर के साथ उनकी बातचीत में उनका ये नया विश्वास साफ दिखता है। वो कहते हैं, मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था जब तक कि इसकी कोई वजह ना हो। मैं पागल नहीं हूं पेपर, मुझे बस अब पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मौका था सब कुछ ठीक करने का। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, 5वां एक्ट, आई एम आयरन मैन। ये वो क्लाइमैक्स है जहां उनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी पब्लिक आइडेंटिटी बन जाता है। देखिए, फिल्म की जो आखिरी लड़ाई है वो सिर्फ गुड वर्सेस इविल की लड़ाई नहीं है। जब टोनी का सामना ओबेडियस स्टेन से होता है तो वो असल में अपनी पुरानी जिंदगी को, अपनी पुरानी पहचान को खत्म कर रहे होते हैं। स्टेन वो उस करप्ट विरासत का जीता जागता सबूत था जिससे टोनी कब से भागने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई के बाद शील्ड उन्हें एक आसान रास्ता देती है, एक कवर स्टोरी, एक झूठी कहानी कि यह सब एक बॉडीगार्ड ने किया था। मतलब उन्हें एक मौका मिलता है वापस उसी दुनिया में जाने का जहां पर्दे के पीछे रहा जाता है, जहां जिम्मेदारी से बचा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुराना टोनी स्टार्क करता। तो अब दुनिया एक जवाब मांग रही है और टोनी के सामने एक सीधा सा सवाल है, क्या वो छिप जाएंगे या फिर जिम्मेदारी लेंगे? यही वो एक आखिरी चॉइस है जो उनके किरदार के इस पूरे सफर को, इस बदलाव को पूरा करेगी। और आखिर में वो जवाब देते हैं उन यादगार शब्दों के साथ जो सब कुछ बदल देते हैं। सच तो ये है कि मैं आयरन मैन हूं। ये अकाउंटेबिलिटी का, जिम्मेदारी लेने का सबसे बड़ा एक्ट है। यहां वो पर्दों के पीछे छिपने वाले पुराने तरीकों को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और अपनी नई पहचान को पूरी दुनिया के सामने अपना लेते हैं।